वेल गाइस, आज मैं जिस चैप्टर का बात करने वाला हूँ क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 9 है, जो है जंतुओं में जनन। ठीक है, ये है चैप्टर 9। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं आगे क्या है कि जो आपने पाचन पढ़ा है, परिसंचरण पढ़ा है एवं श्वसन प्रक्रम पढ़ा है। ठीक है, ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो जनन जो है, ये जनन वैसा प्रक्रम है प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ठीक है, जनन क्या है? प्रत्येक जीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप पौधे में जनन के प्रक्रम में विषय में पढ़े हैं। ठीक है, पौधे में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ लिए हैं आप 7 क्लास में। ठीक है, जैसे जनन जो होता है जाति के लिए, मतलब जाति को निरंतर बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। अगर नहीं करते प्रजनन तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसा जैविक से में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखना सुनिश्चित करता है। ठीक है, जनन क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, आप पिछले कक्षा में पौधे में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पौधे में कैसे जनन होता है वो आप लोग पिछले मतलब 7 कक्षा में, मतलब 7 क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार जनन होता है। ठीक है, जनन की विधियाँ। हाँ, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जनन की विधियाँ। क्या आप अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चे को देखा है? ठीक है, बहुत सारे जानवर के बच्चे को देखा होगा, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, तो कुछ जंतुओं के बच्चे के नाम सारणी 9.1 में भरना है। ठीक है, इसका प्रयास कीजिएगा आप। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चे का जन्म होते भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे बिलोटा और पीले का जन्म किस प्रकार होता है? ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव कैसे दिखाई देते थे जैसे कि वो अब दिखाई देते हैं? पता लगाइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर पता होगा तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, क्लास 7 में आपने पौधे के जनन में विषय में पढ़ा है। ठीक है, इसे समरण मतलब याद कीजिए कि क्या था उसमें, कैसा कैसा होता था। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जनांग मतलब भाग होते हैं। नर पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। ठीक, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइएगा। जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। ठीक है, नर और मादा में भी जनन भाग पाया जाता है, मतलब होता ही है। पौधे की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म बनाते हैं। युग्म मतलब जोड़ी। ठीक है, जो संयुक्त होकर युग युग जनमनज बनाते हैं, युगनज बनाते हैं। ठीक है, यह युगनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। जो युगनज जो होता है वो विकसित होकर क्या नया जीव बनाएगा। इस प्रकार का जनन जिससे नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाए तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं आगे है नर जनन अंग। ठीक है, ये क्या होता है सो देख लेते हैं। नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषक, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक रीशन मतलब लिंग होता है। ठीक है, जो 9.1 में दिया गया है। वृषक नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु भी कहते हैं। जो वृषक जो नर वाला होता है वो क्या करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, बहुत सारा शुक्राणु उत्पन्न कर देते हैं, जो 9.2 में दिया गया है शुक्राणु का चित्र। ठीक है, आगे देखेंगे जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि वह सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य, एक भाग एवं पूंछ होती है। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं लेकिन सब में क्या होता है? सिर होता है, मध्य भाग होता है एवं पूंछ होती है। ठीक है, क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? ठीक है, ये जानेंगे। वास्तव में हम
हर शुक्राणु में कोशिका के समान ही संघटक पाए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, चित्र देख लेते हैं। जैसे पहला देख लेते हैं 9.1, ठीक है। ये है मानव में नर जनांग, ठीक है, नर फीमेल सेक्सक पार्ट है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है। 2 ठो वृषक है, ठीक है। क्या है, 2 वृषक है। ये जो है, और सॉरी, ये वाला और ये वाला, इसको क्या कहेंगे, वृषक कहेंगे। और ये क्या है, शुक्राणु नलिका, ठीक है, अस्सीसन, जिसको हम लिंग कहते हैं, ये वाला है, ठीक है। अब देखते हैं 9.2 में, ठीक है, क्या है। यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये सारा फिगर जो दिख रहा है, ये है शुक्राणु, ठीक है, जिसको स्पर्म भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, एक तो ये जो है, ये सिरा होता है। ये जो इसका ये वाला है, ये मध्य भाग, मतलब मिडिल पार्ट होता है। ये जो है, ये टेल होता है, ठीक है, जैसे सांप का होता है ना, जस्ट उसी क्या जैसा दिख रहा है ना। आगे देखिए, मादा जनन अंग, ठीक है। मादा जनन अंग कैसा होता है तो देख लेते हैं। मादा जनांगों में एक जोड़ी अंडाशय क्या क्या होता है। पहला है अंडाशय, अंडवाहिनी, जिसको डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय होता है, जो चित्र 9.3 में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है 9.3 में। यह है मानव में मादा जना, ठीक है, जनन अंग, ठीक है। ये जो है, ये अंडाशय होता है। अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंडवाहिनी भी 2 होती है, ठीक है, और एक गर्भाशय होता है। चलिए देखिए, अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करती है, जिसे अंडाणु कहते हैं। नर जो अंग है, वो क्या करेगा, शुक्राणु उत्पन्न करता है, और जो मादा युग्म उत्पन्न क्या करती है, अंडाणु, ठीक है। जो 9.4 में चित्र दिया गया है, वह है अंडाणु का, ठीक है। मानव में स्त्रियां में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निषेचन अंडवाहिना में होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। अब क्या होता है, प्रति मास मतलब बोला है हर एक महीना, ठीक है। अंडाशय में से दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से क्या होगा, एक अंडाणु निकलता है, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में जाता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, जो गर्भाशय है, वो ऐसा पार्ट है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। जैसे शुक्राणु एकल कोशिका होता है, वैसे भी अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। आप यहाँ 3 फिगर देख रहे होंगे। जो पहला है मानव अंडाणु, ठीक है, ये इसमें क्या है, ये जो है आपको दिख रहा है फिगर, ये मांडव अंडाणु का, ठीक है, मानव अंडाणु है। अब यहाँ पे देखिए निषेचन कैसा होता है। देखिए, जो ये स्पर्म है, ये इसके अंदर घुस गया, ये जो है इसके अंदर घुस गया, ठीक है। ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। अब यहाँ पे देखिए युग्म कैसे बना है। ये जो है शुक्राणु जो अंदर गया है, ये अंडा में जो केंद्रक है इसमें प्रवेश कर गया है, और ये निषेचन कर गया है, ठीक है, मतलब युग्मन बना लिया है। अब देखेंगे निषेचन कैसे होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है, मतलब मिलना है, ठीक है। जब शुक्राणु, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चलिए देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संयोजित हो जाता है, मतलब मिल जाता है, या अंदर चला जाता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। जब ये मिलते हैं तो इसको क्या कहेंगे, निषेचन कहलाएगा, ठीक है। जो आप ही फिगर देखें 9.5 में, निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संयोजित होकर एक हो जाते हैं, मतलब मिलकर एक हो जाएंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। जो अंडा निषेचन करता है, उसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या आपको जानकारी थी कि एक युज में एक विष्ट का प्रारंभ है, भ्रूण का, ठीक है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्रियां या माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, मतलब मिलाप होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से, कुछ तथा अपनी लक्षण पिता से भी मिलती जुलती है, ठीक है।
अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन से लक्षण माता में और कौन से लक्षण पिताजी में प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे डीएनए भी कहते हैं ना, किसका डीएनए ज़्यादा होता है उसी का लक्षण मिलता है, ठीक है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। वैसे आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे? जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। ये जो जानवर के नाम बताए गए हैं इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जैसे गाय हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता तथा मुर्गी, ये सब क्या है? आंतरिक निषेचन होता है इनमें। यहाँ पे देखिए आप, क्या आपने प्रज्ञाली शिशु के विषय में सुना है? ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। बूझो और पहेली। अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, मतलब किसी कारण से खराब हो जाती है, तो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है ऐसी महिलाएं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। अब क्या होता है, जो अवरुद्ध का मतलब है यहाँ पे खराब होने या किसी तरह से डैमेज हो जाना, ठीक है। जो कि शुक्राणु जो है वो अंडों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक मतलब ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इनवेट्रो निषेचन कहते हैं, ठीक है। इनवेट्रो निषेचन कहते हैं, या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, या जिसको हम कृत्रिम निषेचन भी कह सकते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह के विकसित किया जाता है। 1 सप्ताह तक, कितने दिन तक? 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ठीक है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होती है। इस तकनीक द्वारा जन्मी शिशु को प्रज्ञाली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास प्रज्ञाली में नहीं होता है, ठीक है। अब देखेंगे, आगे जानते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाइए कि किस किस प्रकार का ये कैसा संपन्न, मतलब कैसे होता है, ठीक है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में, ठीक है। कौन कौन से? वसंत या वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहने वाले झरने की ओर जाते हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ जाएंगे। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं। क्या होता है? इकट्ठा होते हैं और नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा सैकड़ों अंडे देती हैं। क्या करती है मादा? बहुत सारे अंडे देंगी। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। मुर्गी का अंडा तो कवच से ढका होता है, लेकिन जो मेंढक के अंडे होते हैं वो कवच से ढका नहीं होता है। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है। क्या करती है? जेली तरह के पदार्थ होता है वो एक साथ जोड़कर रखती है अंडों को, तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। यहाँ आप लोग फिगर देखेंगे 9.7 जो मेढक के अंडों की है, ठीक है। जो देख रहे हैं ब्लैक है, इसके इर्द गिर्द क्या है? एक जेली तरह का पदार्थ है, इसको क्या है? अंडों को सुरक्षा देता है, ठीक है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन हो जाता है। अब क्या होता है? जैसे ही मादा जैसे ही अंडे देती है, नर क्या करता है? शुक्राणु छोड़ देता है, जिससे क्या हो जाता है? अंडाणु निषेचन कर जाता है, ठीक है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलीन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ये किस किस में होता है? ये मछली में, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है। भ्रूण का परिवर्धन,
निषेचन के परिमाण स्वरूप युग्म बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होगा, जो निषेचन होता है अंडा वो क्या में परिवर्तन हो जाएगा, भ्रूण में परिवर्तन हो जाएगा, जो 9.8 में दिया गया है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के घोल में बदल जाते हैं। अब क्या होता है, लगातार विभाजित होते होते क्या हो जाएगा, कोशिका में बदल जाएगा। तत्पश्चात फिर जाकर कोशिका समूहीकृत होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तन हो जाते हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। इसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो होता है कोशिका, जो कोशिका मिलकर उत्तक और उत्तक बनकर अंग बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ठीक है, उससे दीवार से जुटकर, मतलब गर्भाशय के दीवार से जुटकर विकसित होते रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सर, ठीक है, इसका विकास होते रहता है। जैसे कान हो गया, सिर, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंग भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहलाता है। ठीक है। अब गर्भ किसको कहेंगे, जैसे हो गया हाथ, पैर, नाक, कान, सिर, आँख, ये सब का पहचान होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। क्या करती है, जब गर्भाशय पूरा हो जाता है तो माँ क्या करती है, शिशु का जन्म देती है। मुर्गे में भी आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चा को जन्म देती है? अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुर्गी बच्चा देता है या अंडा देता है। ठीक है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। ठीक है। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए जानते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में निषेचन की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। ठीक है। जैसे गर्भाशय में होता है उसी तरह से जो मुर्गी का अंडा है, बाहर जो वाइट कलर का होता है वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बढ़ जाने के बाद मुर्गी अंडा का निर्मोचन मतलब दे देती है। मुर्गी जो अंडा है वो बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, लगभग 21 दिन। ठीक है। आपने मुर्गी को उस मायन के लिए अंडे पर बैठा देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे के विकास इस भी अवधि में ही होता है? विकास इस अवधि में ही होता है। ठीक है। जब मुर्गी अपने अंडे पर बैठी होती है तो उसी समय उसका विकास होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रफुस्टन के बाद चूजा बाहर आ जाता है, मतलब वो सोम फोड़कर बाहर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होती है। ठीक है। जब बाह्य निषेचन होता है तो मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास। भ्रूण अंडवारण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण रूप होने पर अंड उत्तेजित होता है। ठीक है। अंड जो उत्पत्ति होती है, आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जब बरसात के मौसम आपने देखा होगा कि मेढक के अनेक टेडपोल तैरते नजर आएंगे कि पानी वगैरह में। ठीक है। अब देखेंगे आगे है कि जयराज एवं अंड प्रजक जंतु। ठीक है, जरायुज किसे कहेंगे या और अंड प्रजक जंतु किसे कहेंगे? हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। अब जरायुज जंतु किसे कहेंगे? जो सीधे ही क्या कहेंगे, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है। अब वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, जो अंडा देता है उसको हम क्या कहेंगे, अंड प्रजक जंतु कहेंगे। जैसे एक तो यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है कि इसकी सहायता से आप बताएं को अच्छी प्रकार के समझ सकेंगे तथा जरायु जो अंड प्रजक में विभेद भी कर सकते हैं। मतलब इसका जैसे यहाँ पे क्रियाकलाप है कि मेढक
छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कोयल अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए, मतलब उसको देखने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे को अवलोकन कर पाएँ? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए, मतलब जो भी आप लोग इकट्ठा देखेंगे अंडा का, अगर हो सके तो चित्र बनाइएगा ज़रूर से, ठीक है। कुछ जंतु के अंडे का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडा देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे का एकत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है, ठीक है। यह जरायु जंतु का उदाहरण है। अंड प्रजक जंतु जैसे हो गया, जो पक्षी हो गई, ठीक है, मुर्गी हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सब क्या है, अंड प्रजक जंतु हैं, ठीक है। अब देखेंगे शिशु से वयस्क, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते, मतलब बड़े नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतु में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए, ठीक है। पहला क्या होता है, अंडा होता है, इसके लार्वा अथवा झिल्ली होता है, इसके प्यूपा, इसके बाद वयस्क, मतलब शुरू क्या होता है, अंडा होता है, इसके बाद लार्वा अथवा झिल्ली में परिवर्तन होता है, इसके बाद परिवर्तन हो जाता है प्यूपा में, इसके बाद वयस्क हो जाता है, ठीक है, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेढक इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण, जैसे मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्था, जैसे चरण का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग चरणों से गुजरता है मेढक का अंडा, ठीक है, वयस्क होने तक। हम 3 स्पष्ट अवस्था अथवा चरणों को देख पाते हैं, जैसे अंडा हो गया, डेडपोल, लार्वा, और ये क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। 3 चरण होंगे, ठीक है। पहला है अंडा, इसके बाद टेडपोल या लार्वा कहेंगे, ठीक है, इसके बाद वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह डेडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? इसी प्रकार रेशम की कीट की झिल्ली या पुपा वयस्क रेशम कीट में बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में मतलब में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते, फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता होगा, ठीक है। तो यही जानेंगे कि यहाँ पे देखिए मेढक का जीवन चक्र दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा, अंडा होगा, ठीक है, इसके बाद आरंभिक टेडपोल, ठीक है, इसके बाद वयस्क, बाद का टेडपोल फिर हो जाएगा वयस्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने एक सुंदर शलभ को कुकुन से बाहर निकलते देखा होगा, ठीक है। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, मतलब यहाँ से वहाँ कूद सकता है और तैर सकता है, ठीक है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतर कायांतरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, कायांतरण, ठीक है। क्या किसको कायांतरण कहेंगे, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतर, मतलब वयस्क में बदल जाना कायांतर कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी आना, मूछें आना, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे छाती चौड़ी हो जाना, ठीक है, ये सब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, ठीक है। नवजात शिशु में क्या होता है, वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जैसे अगला है अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन किसे, आइए देखते हैं अलैंगिक जनन को क्या है और कैसे कैसे होता है। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता होगा, ठीक है। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए पता लगाते हैं, ठीक है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। क्या होगा,
यह उभार विकसित होते नए जीवों में जिन्हें मुकुल कहते हैं। ठीक है, नए जीव जिनको हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे हाइड्रा को। ठीक है, याद कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। किसमें, ईस्ट में भी। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं उसको। ठीक है, किसको कहेंगे, जनन को, ऐसे जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल में नया जीव विकसित होता है, इसलिए हम इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन की अन्य विधियां अमीबा में दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं कैसी होती है वो। आप अमीबा की संरचना, उसकी बनावट के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि अमीबा एक कोशिक होती है। ठीक है, इसमें केंद्रक के 2 भाग में विभाजित से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, इनके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करते हैं, मतलब 2 अलग अलग जीव उत्पन्न करते हैं, उसे द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहेगा, द्विखंडन। द्विखंडन को फिर से देख लेते हैं कैसा होता है, कि क्या होता है। ऐसा जनन जिसके अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति मतलब 2 नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने जैसा, उसको क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिनके द्वारा एकल जीव संतति मतलब अपना नया जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अमीबा में कैसे द्विखंडन होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए, जो ये जो फिगर है ए नंबर, ठीक है, ये क्या है, केवल सिंगल अमीबा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ये इसका केंद्रक है, ठीक है, ये 2 भागों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये 2 भागों में बंट जाता है और ये नया संतति मतलब ये नया अमीबा बन जाती है 2। ठीक है, अब देखेंगे आगे, देखते हैं कि एक तो कहानी दिया गया है, डॉली की कहानी, जो क्लोन है एक तो। ठीक है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, क्लोनिंग किसको कहेंगे, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को किसी समरूप कोशिका, एक ही जैसा कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग, ठीक है, किसी का जीवित भाग का या पूरा का पूरा जीव को कृत्रिम रूप से, मतलब उसको आदमी के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विलमट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इयान विलमट, ठीक है, और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड को रोजनिन इंस्टीट्यूट में किया था। ठीक है, उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। एक भेड़ था जिसका नाम डॉली रखा गया था, उसको सबसे पहले क्लोन किया था। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। ठीक है, यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। अब यहाँ पे देखिए कि डॉली की क्लोनिंग कैसे हुई थी। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डायरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। ठीक है, उसी समय स्कॉटिश ब्लैकबैक ईव में से एक अंडा कोशिका भी एकत्रित की गई, मतलब निकाली गई। अंड कोशिका के केंद्र को हटा दिया गया। अब क्या किया गया, अंड कोशिका का केंद्रक, जो केंद्रक होता है, उसको हटा दिया गया। तत्पश्चात इसके बाद फिर डारसेट भेड़ के स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक में विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया, मतलब उसको में रख दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में प्रोपित किया गया, मतलब फिर से उसमें डाल दिया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का
जन्म हुआ, ठीक है। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डार्सेट भेड़ के समरूप थी, ठीक है, उसके जैसा थी, जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्र को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुई, मतलब कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। डॉली एक फिन डार्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, ठीक है, जिसके प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संतति को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 की डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गया तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं, मतलब बहुत सी कमियाँ होती हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।